जय हिंद सभी को। चलिए अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग हीट यानी ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे थे और ऊष्मा का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट क्लास हम लोगों की आती है लाइट। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लाइट यानी कि प्रकाश। आप सबको पहले से पता है कि लाइट यानी प्रकाश का जो चैप्टर है ये हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपकी किसी भी परीक्षा में। कहीं पर एक बन जाएगा, लेकिन जहाँ तक बात करें कि साइंस जिन पेपरों में आती है उनमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो लाइट चैप्टर के होंगे, यानी कि प्रकाश से होंगे। तो आज हम लोगों का चैप्टर शुरुआत करते हैं प्रकाश। सबसे पहली चीज, प्रकाश है क्या? प्रकाश किसे कहा जाता है या लाइट किसे कहा जाता है, तो बताइएगा। प्रकाश, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अभी इसके संबंध में भी बात करेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये कैसी ऊर्जा है? तो वह ऊर्जा जो हमारी दृष्टि के लिए जिम्मेदार है, यानी जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाश। तो सबसे पहली चीज इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी दृष्टि के लिए जिम्मेदार है, या जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक। तो सबसे पहली चीज कि प्रकाश की डेफिनेशन क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि के लिए जिम्मेदार है या जो हमारी दृष्टि के लिए उत्तरदायी है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है, बता चुके कि प्रकाश के संबंध में जब भी पढ़ेंगे तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा के संबंध में बोला जाता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक एनर्जी है। अब जब आप आगे पढ़ोगे तो प्रकाश के संबंध में आपको 2 रूप प्रकाश के देखने को मिले। प्रकाश के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने ये तर्क भी दिए कि प्रकाश की प्रकृति, यानी प्रकृति कि प्रकाश की प्रकृति क्या है? प्रकृति यानी कि नेचर, नेचर ऑफ लाइट के संबंध में जब भी आपसे बात करी जाएगी तो प्रकाश के संबंध में आपको याद रखना है कि प्रकाश की जो प्रकृति है यह द्वैत प्रकृति का है। अब द्वैत प्रकृति का है यानी ड्यूअल नेचर है। तो द्वैत प्रकृति किस रूप में है? तो पहला तो इसे हम लोग देखते हैं कि इसकी एक प्रकृति जो देखने को मिलती है वो है तरंग प्रकृति। अब तरंग प्रकृति कैसे, इसको भी देखेंगे। और दूसरी प्रकृति जो इसकी मिलती है वो मिलती है कण प्रकृति। एक प्रकृति आपकी हो जाती है तरंग प्रकृति और एक प्रकृति हो जाती है कण प्रकृति। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो कई बार वहां पर दिया गया तरंग प्रकृति, कण प्रकृति। तरंग और कण दोनों प्रकृति होती है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश को याद रखना है कि प्रकाश आपका द्वैत प्रकृति का होता है और इसकी 2 प्रकृतियां हैं, एक तरंग प्रकृति है और एक कण प्रकृति। अब यहाँ पर बात आती है कि तरंग प्रकृति और कण प्रकृति को हम कैसे देखेंगे। तो देखिए, प्रकाश के जब आप कुछ गुण देखोगे, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण, अभी आगे सब पढ़ेंगे। प्रकाश के कुछ गुण देखे जाएं, जैसे व्यतिकरण, इसके बाद जैसे प्रकाश का ध्रुवण, इसके बाद जैसे प्रकाश का विवर्तन,
प्रकाश का विवर्तन। तो जब आप इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर इनका जो व्याख्या करी गई, इनकी व्याख्या प्रकाश को तरंग प्रकृति मान करके की गई। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो एक तरंग प्रकृति है। और दूसरी बात, इसके जो गुण हैं जैसे व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन, ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है वो तरंग के रूप में जाता है। अब कण की प्रकृति कैसे जस्टिफाई करी जाएगी? तो प्रकाश के कुछ गुण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक गुण मिलेगा आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक देखने को मिलेगा आपको क्रॉम्पटन प्रभाव। तो ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव है, इनका एक्सप्लेनेशन जब किया गया, यानी जब इनकी व्याख्या की गई, तो इनकी व्याख्या करने में प्रकाश का जो गुण लिया गया वो कौन सा लिया गया? तो प्रकाश का गुण उसे कण मान करके इसकी व्याख्या की गई। जबकि जो व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन है, इसकी व्याख्या जब की गई तो प्रकाश को तरंग की प्रकृति मान करके इसकी व्याख्या की गई। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखना है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। तो प्रकाश ध्रुवण की प्रकृति, विवर्तन की प्रकृति, व्यतिकरण की प्रकृति, इसकी व्याख्या जब करी जाती है तो तरंग प्रकृति मान करके। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें ये कहा जाता है कि जो प्रकाश है ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करता है। तो इनकी व्याख्या एक जगह से दूसरे जगह ये मान करके की गई कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में, जिन कणों को आप लोग फोटान कण भी बोलते हैं, तो इसके प्रकाश ऊर्जा जो संचरित हो रही है, अगर वो पैकेटों के रूप में प्रदर्शित करी जाएगी तो वो उसकी कण प्रकृति है। और इसके लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव में इसे एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये क्वेश्चन काफी परीक्षाओं में पूछा गया। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन को। इसकी व्याख्या किसने की? तो इसकी व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। अब यहाँ से अगर प्रकाश को हम तरंग प्रकृति का माने तो तरंग प्रकृति में हम इसे एक बात ये भी कहते हैं कि जितनी भी प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं, इनकी जो प्रकृति होती है तरंग प्रकृति है। और प्रकाश तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ये प्रकाश तरंगे हैं। तो अब चाहे तो आप ये बोल सकते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यही तो आप पढ़े थे जब आपने विकिरण यानी कि रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। तो रेडिएशन में आपने पढ़ा था कि प्रकाश तरंगें जो होती हैं
उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बात की पुष्टि कहाँ से होती है? तो देखिए, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, इनका एक गुण होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जब ये जाएंगी तो इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश तरंगे एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसके कारण इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए तो आप निर्वात में प्रकाश को गति देख सकते हो। निर्वात में ऐसा कोई भी, जैसे ध्वनि है तो निर्वात में नहीं चलेगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। निर्वात में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर प्रकाश तरंग गति कर जाती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आप उसकी गति पढ़ते हो, तो निर्वात में गति हो जाती है। तो कौन से लक्षण के कारण? विद्युत चुम्बकीय तरंग होने के कारण। इसको जरा नोट करिएगा, फिर आगे देखें। अब प्रकाश के बारे में हमने बताया कि ये एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो चाहे तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश जो तरंग है, और चाहे आपसे ये पूछ लिया जाए कि विद्युत चुम्बकीय जो तरंग है, इनका तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो याद रखिएगा, इनका तरंग दैर्ध्य, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हम इसको अलग से लिख रहे हैं। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। तो जितनी भी ऐसी तरंगे हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रभाव है, इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इनका तरंग दैर्ध्य कितना होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि इनका तरंग दैर्ध्य कितना होगा। तो इनका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। नोट करिएगा। अब यहाँ से 2-3 वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच के पहले एक और लिख लीजिए तो सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे पानी में पूछ ले, अगर पानी में
प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद कांच में, तो कांच में फिर सीक्वेंस में लिखना है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसके बाद जैसे अगला इसी में आपसे कांच हो सकता है। कांच के बाद एक पॉइंट चाहे तो आप और लिख लीजिएगा, नायलॉन में। नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद इतनी ही चाल लगभग आपकी रॉक सॉल्ट में भी होती है। नायलॉन या रॉक सॉल्ट में पूछा जाए तो भी आपकी 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, आपको ये इतना दिमाग में रखना है। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगर निर्वात में तो आपको याद है 3 इंटू 10⁸, निर्वात के बाद फिर पानी 2.25, इसके बाद कांच 2 इंटू 10 इसके बाद नायलॉन या रॉक सॉल्ट 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो बात कर ही लेते हैं एक पॉइंट की, प्रकाश की चाल क्या है। तो प्रकाश की चाल माध्यम के किस भाग पर निर्भर करेगी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। यानी जो प्रकाश की चाल होगी वो किस पर निर्भर करेगी कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। अभी इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो जाएगी। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रकाश की चाल क्या होगी, घट जाएगी। और अगर अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। अपवर्तनांक क्या होता है, अभी सघन माध्यम विरल माध्यम समझा रहे हैं आपको, तो अपवर्तनांक समझ में आ जाएगा। एक तीसरी बात जो यहाँ से निकल करके आती है, इन दोनों के बीच में संबंध कैसा हो गया। तो याद रखिएगा, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक के बीच अगर संबंध की बात करें
तो संबंध कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्यों? क्योंकि हमने बताया जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा बढ़ेगा तो एक घट जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो कैसा होगा? वो अपान में संबंध आएगा, यानी बटे में आएगा। जैसे मान लीजिए प्रकाश की चाल हम a मान लें, तो इसका जो संबंध निकल करके आएगा व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका अपवर्तनांक किस में चला जाएगा? अपवर्तनांक को मान लीजिए x मान लें तो बटे में चला जाएगा। अब जरा प्रकाश की चाल का क्या फार्मूला बनता है उसको देखते हैं। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? अपवर्तनांक, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है, अपवर्तनांक म्यू है। तो प्रकाश की चाल क्या होगी? कोई भी एक दे दे और दूसरा निकालने को पूछे तो देखिए अपवर्तनांक बराबर c अपॉन, अब प्रकाश की चाल क्या मानेंगे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी c, और नीचे क्या आ जाएगा? इसका प्रारंभिक वेग यानी u। तो यहाँ पर c क्या डिनोट करता है? तो माध्यम में प्रकाश का, c क्या डिनोट करता है? निर्वात में प्रकाश की चाल को। c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, अब u क्या हो जाएगा? तो u हो जाएगा माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका अपवर्तनांक निकल आएगा, या अपवर्तनांक दे दिया जाएगा, निर्वात में चाल दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो भी आप निकाल ले जाओगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, दिख रहा है सबको? ठीक है, अब यहीं से प्रकाश की चाल से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं दो। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी का और बनता है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बताइए, मालूम होगा, ये तो पुराना क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पर कई बार ऑप्शन आपको 500 सेकंड भी मिलेगा या 499 सेकंड भी दिया जाएगा। दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे, एक ही दिया जाएगा। तो 500 सेकंड या 499 सेकंड के रूप में, जिसमें हम लोग कई बार इसको अगर निकालें तो निकलता है 8 मिनट और 19 सेकंड लगभग। कई जगह 8 मिनट 19 सेकंड न दे करके 8 मिनट 18 सेकंड भी दे दिया जाता है। तो एक ही ऑप्शन होगा, 8 मिनट 19 सेकंड होगा या 8 मिनट 18 सेकंड होगा। तो यहाँ पर
पूरा कंप्लीट पूछा जाएगा तो या तो 500 सेकंड ऑप्शन होगा या तो 499 सेकंड होगा। सेकंड में होगा तो ऐसे होगा, मिनट में दिया होगा तो 8 मिनट 18 सेकंड होगा या 8 मिनट 19 सेकंड होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। चंद्रमा पर अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 1.28 सेकंड 1.28 सेकंड का समय लगता है प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अब यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि चंद्रमा में कम लग रहा है, सूर्य में ज्यादा लग रहा है, तो क्यों? यह कॉन्सेप्ट आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। क्योंकि जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है वो बहुत ज्यादा है। चंद्रमा पृथ्वी का ही उपग्रह है, उपग्रह को चंद्रमा भी बोलते हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह और इसी के नजदीक है और चंद्रमा पृथ्वी की ही परिक्रमा कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर समय कम है और यहाँ पर समय ज्यादा है। समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लाइट चैप्टर को समझने के लिए हम लोगों को 3 घटनाएं प्रकाश की समझनी पड़ेंगी। प्रकाश की 3 घटनाओं में सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा समझना पड़ेगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको बता दें, अब जो इसका ट्रेंड पूछने का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपसे डायरेक्टली परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश की कौन सी घटना है। किसी पानी भरी बाल्टी में सिक्का पड़ा होने पर सिक्का अपने वास्तविक तल से कुछ ऊपर दिखाई देता है, ये घटना प्रकाश की कौन सी घटना है। या आपसे पूछ सकता है कि पानी में पड़ी हुई परख नली का हीरे की तरीके चमकना, ये किस घटना से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है। तो ये सारी चीजें इन्हीं 3 टॉपिक से बनती हैं। इन पर अगर आपने 3 पर पकड़ बना ली बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको लाइट चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ तक कि लेंस और दर्पण में भी आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ जाओगे। तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन 3 घटनाओं पर अब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं तीनों घटनाओं को समझने की, ये 3 घटनाएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग घटना लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब इसको समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, एक सामान्य बात हमने आपको बताई थी जब कृष्ण पिंड के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रकाश किसी भी तल पर गिरे, यानी प्रकाश किसी भी तल पर पड़े, प्रकाश परावर्तित जरूर होता है, यानी उस तल से टकरा कर वापस जरूर जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी थोड़ी देर के लिए कि लाइट लगी हुई है यहाँ पर, और ये जो लाइट है वो लाइट बोर्ड पर पड़ रही है, और मान लीजिए
ये कोई तल है जिस पर हम लोग खड़े हैं, लाइट, यहाँ पर लाइट लगी हुई है, ये लाइट इस तल पर पड़ेगी, पड़ने के बाद कुछ भाग इसका यहाँ पर अवशोषित होगा और बाकी वाला भाग ये सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो रिफ्लेक्शन हो यानी यहां से आई, तल पर टकराई और तल से उसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, ये ही घटना क्या कहलाती है? तो यही घटना परावर्तन कहलाती है। अब परावर्तन की मात्रा किस पर निर्भर करेगी? परावर्तन की मात्रा निर्भर करती है कि जो माध्यम है, मान लीजिए ये माध्यम है, ये भी एक माध्यम होगा। अभी माध्यम आपका, अगर ये लाइट पार चली जाती तो माध्यम इधर भी होगा। तो डिपेंड सबसे पहला करेगा ये कि किस माध्यम में इस लाइट का गमन हो रहा है। दूसरा किस पर निर्भर करेगा? दूसरा निर्भर ये करेगा कि जो लाइट है ये किस तल पर टकरा रही है, यानी जो तल है वो तल कैसा है। कैसे? जैसे आपका तल जो है, ये सबसे पहली चीज, अगर चिकना तल है तो लाइट ज्यादा परावर्तित होगी, अगर तल खुरदरा है तो लाइट कुछ कम परावर्तित होगी, अगर बहुत ज्यादा खराब तल है तो लाइट उससे कम परावर्तित होगी। तो पहली चीज निर्भर करेगी तल पर, दूसरी चीज निर्भर करेगी रंग पर। जो तल का रंग है वो कैसा है? अगर तल का रंग मान लेते हैं सफेद है, सफेद है तो सफेद है तो पूरी तरीके से परावर्तित कर देगा, यानी लगभग अगर बात करें तो 90% परावर्तित कर देगा। लेकिन अगर तल का रंग लाल है तो क्या करेगा? कुछ भाग अवशोषित होगा। लेकिन अगर काला है तो सबसे ज्यादा अवशोषित होगा। तो यहाँ से हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि सबसे पहली चीज माध्यम क्या है, दूसरी चीज तल क्या है, तीसरी चीज रंग क्या है। इस बात पर प्रकाश का परावर्तन निर्भर करता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर समझ में आ गया हो तो भी लाइक या कमेंट कर दीजिएगा। तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस परावर्तन की घटना से ही तीन बातें निकल करके आती हैं। आपसे पूछेगा पारदर्शी क्या है, आपसे पूछेगा अपारदर्शी क्या है, आपसे पूछेगा पारभासी क्या है। तीन चीजें यहां से निकलती हैं। पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है। तो अभी इसके बारे में भी समझते हैं। तो आप लोग पहले प्रकाश का परावर्तन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, इसका हम डेफिनेशन बोल दे रहे हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है, किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो इसका अधिकांश भाग विभिन्न दिशाओं में या अलग अलग दिशाओं में वापस लौट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चिकने पृष्ठ से वापस लौटने की इसी घटना को, चिकने पृष्ठ से प्रकाश के वापस लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब यहां से तीन बातें जो हमने बताई, पारदर्शी,
पारदर्शी आप लोग सब बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, जिसमें प्रकाश माध्यम में आएगा, लौटेगा नहीं, सीधे निकल जाएगा। तो जिसमें प्रकाश माध्यम में टकरा कर सीधे पार हो जाता है, यानी सीधे उसी रेखा पर, ये अभी अभिलंब पढ़ोगे, ये आपतित किरण पढ़ोगे, आपतित किरण जो पड़ेगी वो सीधे उसी रेखा में बिना किसी मार्ग को भटके या विचलन हुए वो सीधे आगे की ओर निकल जाएगा। जहां जहां पर ये घटना हो जाएगी उन सभी को क्या कहा जाएगा? पारदर्शी वस्तुएं। इसके एग्जाम्पल आप सब लोग जानते हो, जैसे कांच। कांच में प्रकाश पड़ेगा तो सीधे पार हो जाएगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सीधा सीधा निकल जाएगा बिना किसी बाधा के। इसी में आप जैसे हवा में प्रकाश बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। इसी में जैसे आपका पानी, पानी में भी लगभग मात्रा प्रकाश की पार हो जाती, यानी जिसके एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सके, ऐसी वस्तुएं भी पारदर्शी कहलाती हैं। अपारदर्शी जिसमें माध्यम के एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश ना जा सके, जैसे लकड़ी, जैसे लकड़ी, जैसे लोहा, या कोई भी ऐसी चीज जिसके पार होकर के प्रकाश निकल ना सकता हो, वो सभी क्या हो जाएंगे? तो वो सभी हो जाएंगे आपके अपारदर्शी। इसके बाद तीसरी आती है कि पारभासी क्या है। देखिए, पारभासी का मतलब होता है कि जिसमें पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों के गुण दिखाई दें, यानी प्रकाश पार भी जा रहा हो लेकिन कुछ भाग उसका रुक जा रहा हो और वो परावर्तित भी हो जा रहा हो, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? पारभासी वस्तुएं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई कांच है, अब इस कांच को अगर ये प्लेन कांच है, एक दूसरे की यानी कि दूसरी और उसके तल पर कोई भी किसी भी तरीके का मान लीजिए आयरन ऑक्साइड लगा करके शीशा बना लेते हैं। अब आयरन ऑक्साइड नहीं लगा तो कांच के एक पार से दूसरी पार देख सकते हो, लेकिन अगर इसी कांच को हम जमीन पर रगड़ दें, जमीन पर रगड़ने के बाद क्या आप एक पार से दूसरी पार स्पष्ट देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। दिखेगा तो कि कुछ सामने है, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा कि क्या है। उसी तरीके से जैसे कोई कागज है, अब कोई कागज अगर है तो कागज पर आप देखोगे तो एक पार से दूसरे पार आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर उस कागज पर, अब कागज कैसा हो जाएगा? पारदर्शी। लेकिन उस कागज पर अगर हम तेल का लेप लगा दें, मान लीजिए कोई ऑयल है और उससे हमने उस पर लेप लगा दिया, फिर आप कागज के आर पार देखोगे तो आपको ये तो लगेगा कि उस तरफ कुछ है, लेकिन ये आप स्पष्ट नहीं कर पाओगे कि क्या है। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में काफी वर्ष से लगातार पूछा जा रहा है, जिसमें 2-3 सालों में ये काफी बार पूछा गया। इसका एग्जाम्पल तो सबसे पहला लिख लीजिएगा, घिसा हुआ कांच। दूसरा लिख लीजिएगा, तेल लगा कागज। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, या इस तरीके की कोई भी वस्तु हो जिसमें स्पष्ट आप ना देख पाते हो। तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम लोग पारभासी वस्तुएं बोलते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, या प्रकाश के परावर्तन का सब, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किससे माना जाता है?
तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है समतल दर्पण को, प्लेन मिरर। ये आपका प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण होता है। यहाँ पर किसी को परावर्तन से लेकर के कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई समस्या हो रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, या क्लास अच्छी लगी हो या क्लास बेहतर समझ में आ रही हो, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। परावर्तन की ही घटना को प्रैक्टिकली हम लोगों ने थ्योरी से भी प्रैक्टिकल से भी दोनों से समझा। कल इसी घटना को हम और आगे एक्सप्लेन करेंगे और इसके आगे लाइट के चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक एक बात आपको समझनी, क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत बार है लेकिन चीजें भूल जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।